गरीब माँ की दो गवार बेटियां। बेहद गरीबी में अश्विनी ने अकेले अपनी दोनों बेटियों नैना भूमिका को पाल पोस कर बड़ा किया। इतना ही नहीं, थोड़े बहुत कपड़े सिलकर उनकी जरूरतें और पढ़ाई के खर्चे को भी पूरा करना चाहा। पर 5वीं 6ठी कक्षा के बाद ही दोनों बहनों ने पढ़ाई से अपना नाता छुड़वा लिया। अब अपनी दोनों बेटियों के जवान होने के बाद अश्विनी रिश्ते की तलाश में था, जो कि उनकी बेटियों की हरकतों की वजह से उसे हर रिश्ते अपने हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे ही एक दिन अश्विनी कपड़े सिल रही थी, तभी एक औरत आकर कहती है, अश्विनी जी, आप जरा मेरा ब्लाउज सिल दीजिए, मुझे 2 दिन में चाहिए। ठीक है बहन जी। नैना बेटा, जरा इनका नाप लियो। ठीक है माँ। ये कहकर नैना औरत का नाप लेती है, लेकिन उसे लेना नहीं आता। ये देखकर अश्विनी कहती है, ये तू क्या कर रही है नैना? तुझे ठीक से नाप लेना भी नहीं आता? कितनी बार सिखाया है मैंने तुझे, कभी तो कोई काम ठीक से कर लिया कर। सॉरी माँ, मैं नाप लेना भूल गई। ठीक है, मैं नाप ले रही हूँ, सीख जरा, और जो बोल रही हूँ उस नाप को कॉपी में लिख लियो। जी माँ। अश्विनी उस औरत का नाप लेती है। कंधा 16 और कमर 28 लिख। वो माँ, 28 कैसे लिखते हैं? मुझे लिखना नहीं आ रहा। हे भगवान अश्विनी बहन, तुम्हारी बेटी को इतना लिखना भी नहीं आता? कुछ नहीं हो सकता नैना, तुझसे गवार की गवार ही रही हो हमेशा। इतना मेहनत करके तुमको पढ़ा लिखा रही थी, पर तुम दोनों बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, और आज देखो ये हालत हो गई है। अश्विनी अपनी बेटी के हाथ से कॉपी पेन छीनकर खुद नाप लिख देती है। फिर सरिता चली जाती है। गुस्से में अश्विनी नैना को बहुत डांटती है। अगर तुम दोनों उस समय पढ़ाई नहीं छोड़ने को कहती तो आज मेरी बेइज्जती नहीं होती। क्या फायदा तुम्हारी आधी अधूरी पढ़ाई का? तुम्हें तो पहली कक्षा का भी कुछ याद नहीं है। अरे तो क्या हो गया माँ, जाने भी दो, अब कौन सा ससुराल में पढ़ाई लिखाई करनी है। तभी भूमिका आकर कहती है, माँ ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं जिसके लिए आप सुनाती रहती हो हमेशा। जरूरत ही नहीं है हमें नाप वगैरह लिखने की, खाना ही तो बनाना है, और वो तो हमें आता है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जल्दी से दोनों के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवानी ही पड़ेगी। एक तो जैसे तैसे किसी से रिश्ता बन रहा हो, तो बीच में तुम दोनों अपनी हरकतों से सब बिगाड़ देती हो, इसलिए अब की बार ऐसा कुछ मत करना। दोनों अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। अगले दिन घर पर भूमिका के लिए नवीन नाम के लड़के का रिश्ता आता है, तो अश्विनी कहती है, भूमिका जाकर नाश्ता सबको परोसो। जी माँ। ये लीजिए। आप लेंगे? अरे नहीं नहीं। ठीक है, आप लेंगी? ये कहकर भूमिका सबसे चाय नाश्ता पूछती है, मगर शर्म के कारण लड़के वाले की माँ और लड़का मना कर देते हैं। भूमिका ट्रे को अंदर ले जाती है। ये देख गुस्से में मनु बोलती है, अरे आपकी लड़की तो बड़ी बदतमीज है। अरे कोई इंसान पहली बार घर आता है तो क्या एकदम से खाने की चीज पर झपट्टा मारेगा? नहीं ना, उसने हमसे बस एक बार पूछा। अरे मेहमानों को तो बार बार कहना पड़ता है, लेकिन आपकी बेटी तो समोसे की ट्रे अंदर ही उठा कर ले गई। मेरे बेटे के पसंदीदा है समोसे। माँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो मुझसे मेरी पसंद भी न पूछे। चलिए यहाँ से। अरे अरे, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अभी समोसे मंगवा देती हूँ। बहन जी बेटा एक बार रुको तो। लो हो गया सत्यानाश, मेरी दोनों बेटियां कभी नहीं सुधरेंगी। अश्विनी रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां मुंह भरकर समोसे पर समोसा खाए जा रही थी। फिर गुस्से में अश्विनी कहती है, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? कहा था ना ऐसी कोई गलत हरकतें मत करना, लेकिन नहीं। अरे जब कोई खाने के लिए मना करता है तो मेहमानों को जबरदस्ती भी देना पड़ता है, या फिर उनके सामने खाने की चीज रख देते हैं। ये नहीं कि खुद आकर रसोई में भर लो। अब माँ इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो पूछा था, वही मना कर रहे थे, तो हम क्या करें? खाए नहीं क्या? तुम्हारी इस गवार हरकत की वजह से अभी तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाया है, संभल जाओ। ये कहकर अश्विनी फिर से कपड़े सिलने लग जाती है। उसे अपनी बेटियों की बहुत चिंता होती है। पंडित जी से बात करके उसके घर पर दोबारा रिश्ता आता है। अश्विनी अपनी बेटी नैना की सुंदरता की तारीफ कर ही रही थी कि नैना मेकअप करके इतनी डरावनी बन जाती है कि लड़के वाले उसकी शक्ल देखकर ही भाग जाते हैं। एक दिन फिर लड़के वाले भूमिका को देखने आते हैं, तो भूमिका मेहमानों के सामने पाद मार देती है।
इस हरकत की वजह से भी लड़के वाले भाग जाते हैं। इस बात से अश्विनी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही पड़ोस ने उसकी गंवार बेटियों का मजाक भी उड़ाया करती थी। अश्विनी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता खाई जा रही थी। तभी वो रोते हुए कहती है, यहाँ मैं अपनी बूढ़ी आंखों को मशीनों में फोड़ कर दिन रात कपड़े सिल रही हूँ ताकि बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ लूं। लेकिन मेरी बेटियां तो शादी करना ही नहीं चाहती, सारे रिश्ते भगा देती हैं। मैं कितने दिन और जीऊंगी, कब और कैसे लड़के से शादी करेंगी ये नहीं समझती। मैं कितना समझाऊं इन्हें, थोड़ा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती तो अपने लिए कुछ कर पाती। आखिर बेचारी बूढ़ी गरीब माँ कब तक कुछ करेगी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देख दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, लगता है नैना हमने माँ के साथ बहुत बुरा किया। वो हमारी शादी कराने के लिए कितने जतन कर रही हैं और हम उनके हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। हमें अपनी आदत सुधारनी होगी। शायद कहीं न कहीं माँ को हम दोनों बोझ लग रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दीदी, हमें अपना मेकअप ठीक से करना आना चाहिए। हमने जो पढ़ाई छोड़ी है बेसिक नॉलेज भी आनी चाहिए। सिर्फ खाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि कोई हमें गवार ना कह सके। माँ की फिक्र को अब हम खत्म कर देंगे। अपनी माँ की बात उन्हें दिल पर ऐसी लगती है कि वो खुद को सुधारने की कोशिश करती हैं। पार्लर जाकर चुपके चुपके मेकअप करना सीखती हैं और माँ से कुछ पैसे लेकर ट्यूशन ज्वाइन करती हैं, जहाँ 2 महीनों में वो बेसिक नॉलेज और इंग्लिश बोलना सीखती हैं, जिससे उन दोनों को उनके हिसाब से नौकरी मिल जाती है। फिर अच्छे से कपड़े और हेयर स्टाइल बनाकर जॉब पर जाती हैं और फिर अपनी पहली कमाई लाकर अश्विनी के हाथ में रखती हैं, जिसे देखकर अश्विनी कहती है, बच्चों ये सब क्या है, इतने पैसे कैसे आए? माँ आप हमें कहती थी ना हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम गवार हैं। लेकिन हमने आपकी बात समझी, फिर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए हमने बीच में थोड़ी पढ़ाई सीखी, इंटरव्यू दिया, हमारी नौकरी लगी और ये आज हमारी पहली सैलरी आई है। अब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ माँ, आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आप देखना आपकी बेटियों के पास कितने अच्छे रिश्ते आएंगे। अश्विनी की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है, मुझे फक्र है कि मेरी डांट का तुम पर असर हुआ और तुमने खुद को बदला। कम से कम मेरी बेटियों को अब कोई गवार या कुछ और नहीं कहेगा। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह नैना और भूमिका घर की हर जरूरत का ख्याल रखती हैं, जिसके बाद गरीब माँ को सिलाई का काम नहीं करना पड़ता। कुछ समय बाद दोनों बहनों का प्रमोशन हो जाता है, जिससे अश्विनी और खुश होती है और उनकी कंपनी के 2 लड़के नैना और भूमिका के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता अच्छा होने पर अश्विनी अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर देती है। ये देखकर अश्विनी की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हम दूर जा रहे हैं इसलिए? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे लगा था मेरी दोनों बेटियां इतनी खराब हैं कि उनकी शादी भी नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों संभली, अपने पैरों पर खड़ी हुई और इतने अच्छे घर तुम्हारी शादी हो गई तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लीजिए माँ, आज हम जो भी हैं आपकी सीख और डांट की वजह से ही हैं। ये सुनकर अश्विनी अपनी दोनों बेटियों के माथे पर चूमकर उनकी विदाई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं। आपको कितनी देर हो गई है, अभी तक आप ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए हो? क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना है? अरे शीतल, हमेशा तो मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। मैंने सोचा आज का दिन मैं अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। कितने समय से हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। शीतल करण की बात सुनकर शर्मा जाती है, जिसके बाद करण उसे गले से लगा लेता है। तभी सुजाता की आवाज आती है, अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ है? तुझे घर में काम दिखाई नहीं देता? देख अभी तक तूने हमें नाश्ता तक नहीं दिया। अरे तेरे बाबूजी को आज बैंक जाना है, जल्दी से नाश्ता बनाकर दे दे। ये लो जी, अब तो हमारे पास घर में रहने के बाद भी टाइम नहीं है। चलिए मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, पहले माँ और बाबूजी को नाश्ता बनाकर दे दूं। शीतल रसोई में जाकर अपनी सास और अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद आमोद और सुजाता दोनों नाश्ता करने लगते हैं। ये बैंक वाले भी ना बहुत चक्कर लगाते हैं। कितने दिनों से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी LIC खत्म होने के बाद का मेरा पैसा दे ही नहीं रही है। तभी करण आ जाता है। अरे बाबूजी, 2-4 गालियां सुना दीजिए बैंक वालों को, वो फौरन आपकी बातें सुन लेंगे।
करण की बात पर सुजाता और शीतल दोनों ही हंसने लगती हैं। तभी करण के फोन पर उसके छोटे भाई अभिमन्यु का फोन आता है। अरे अभिमन्यु, कितने दिनों बाद तुमने कॉल किया है। क्या तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? देख, हर साल तो बहाने बनाकर रह जाता है, लेकिन इस बार नहीं। जितनी जल्दी हो सके वहां से अपनी पत्नी के साथ फौरन घर लौटा। हम सभी को तुझसे मिलना है। करण बात कर ही रहा था कि तभी शीतल फोन छीनकर अभिमन्यु से कहती है, अरे देवर जी, जब से मेरी शादी हुई है मैंने आपकी शक्ल तक एक बार भी नहीं देखी। ऊपर से आपने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। क्या करता भाभी, अब ये प्यार का मामला है। आखिर मुझे भी तो लवेरिया ही हुआ है, जिसके चलते मुझे जल्दी शादी करनी पड़ गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत जल्द घर लौट आऊंगा। ऐसा कहने के बाद अभिमन्यु फोन काट देता है, जिसके बाद वह अपने ऑफिस का काम करने लगता है। वहीं अचानक से आमोद को खांसी उठने लगती है। अरे लगता है फिर से तबीयत खराब होने वाली। मुझे तो अभी बैंक भी जाना था। अब मैं क्या करूं? लेट जाऊंगा तो काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऊपर से बैंक वाले 4 बातें और सुनाएंगे। आमोद ये कहकर परेशान होने लगता है कि तभी करण कहता है, अरे पिताजी, आप भी ना, क्या जरूरत है बैंक के चक्कर लगाने की। खैर छोड़ो, एक काम करता हूँ, मैं ही आपको बैंक ले जाता हूँ। वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। करण अपने पिताजी को बैंक ले जाता है, जिसके बाद अपने पिता के इंश्योरेंस के फॉर्म भर देता है और काम खत्म होने के बाद वह अपने पिता के साथ घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी करण को रास्ते में एक ठेला दिखाई देता है, जिसके ऊपर बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां होती हैं। प्यारी चूड़ियां हैं। ये चूड़ी मैं अगर शीतल के लिए लेकर जाऊंगा तो उसे बहुत पसंद आएगी। अपने मन में ऐसा विचार लाकर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं आपको रिक्शा करवा देता हूँ। आप रिक्शा में बैठकर घर जाइए, मुझे काम है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद करण अपने पिता को रिक्शा में बैठा देता है और उसके बाद वह चूड़ी लेने पहुंच जाता है। चूड़ी लेने के बाद वह रोड क्रॉस करके रिक्शा वाले के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सामने से बहुत तेज कार आती है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह इस दुनिया को छोड़ देता है। वहाँ की पब्लिक करण की कॉल हिस्ट्री की आखिरी कॉल देखकर उसकी पत्नी शीतल को कॉल कर देती है। माँ जी, करण जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ चलिए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। शीतल की बात सुनते ही घर के सभी सदस्य दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके पहुंचने से पहले ही करण अपना दम तोड़ चुका था। जिसके बाद ये बात अभिमन्यु तक पहुंच जाती है। अभिमन्यु अपने भाई के अंतिम संस्कार में तो नहीं आ पाता है, लेकिन किसी तरह समय निकालकर घर लौट आता है। माँ, ये सब क्या हो गया? भैया कहाँ, तो भैया मुझसे मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहते थे और समय बिताना चाहते थे, लेकिन अब तो भैया ही नहीं रहे। अभिमन्यु के साथ घर के सभी सदस्यों को करण के जाने का बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को पहली दफा देखकर ही शीतल उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि अभिमन्यु बहुत हैंडसम और बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था, लेकिन उसकी पत्नी उतनी ही काली थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भगवान ने मेरे लिए बम्पर ओपनिंग निकाली है। एक पति गया तो दूसरा सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इस काली कलूटी का क्या करूं? शीतल ऐसा कहती ही है कि तभी कियारा अपनी सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। जहाँ तो घर के सभी सदस्यों को बड़े बेटे के जाने का दुख था, वहीं छोटे बेटे का अपनी पत्नी के साथ घर आने की खुशी भी होती है। और अपने इतने हैंडसम देवर को देखकर शीतल भी बहुत खुश होती है और उसके ऊपर पहले दिन से ही डोरे डालने लगती है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा देवर इतना हैंडसम है। तुम तो बहुत कूल हो, अपने भैया से भी ज्यादा। तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे भैया की याद आ गई। शीतल ऐसा कहते ही रोने लगती है, जिसके चलते अभिमन्यु से अपना कंधा देता है। ये सब कियारा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन शीतल अभिमन्यु के बहुत करीब चली जाती है, जिसके चलते अभिमन्यु अपनी पत्नी से दूर होना शुरू हो जाता है। जब देखो मेरे पास आने की कोशिश करती रहती हो। अरे ये मेरे माता पिता का घर है, थोड़ा समझा करो। आखिर आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। क्योंकि यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं है। अपने काम से मतलब रखो, मुझसे नहीं। अभिमन्यु अक्सर अपनी भाभी शीतल के पास ही वक्त गुजारा करता, तो वहीं बेचारी कियारा अपने सास ससुर की देखरेख में लग जाती। एक दिन अचानक से अभिमन्यु को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते उसका सब कुछ नीलाम हो जाता है और उसे अपने परिवार को लेकर एक किराए के मकान में एक ही कमरे के अंदर रहना पड़ता है। माना मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी है और मैंने जो एम्पायर खड़ा किया था मैं उसे दोबारा भी खड़ा कर सकता हूँ। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए।
अभिमन्यु कियारा की तरफ ना देखकर बल्कि शीतल की तरफ देखकर कहता है। कमरे में एक तरफ शीतल और अभिमन्यु एक साथ बैठे होते हैं तो दूसरी तरफ कियारा के ससुर और कियारा सभी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं, यहाँ तक कि अभिमन्यु अपनी भाभी शीतल के बगल में ही लेट जाता है। ये देखकर कियारा को बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये जेठानी चाहती क्या है? जब से इस घर में आई हूँ तब से ये मेरे पति को छीनने पर ही लगी पड़ी है। मेरा पति मेरे साथ ना होकर मेरी जेठानी के साथ सो रहा है और अचानक से मेरे पति को इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। कियारा जब इस बात का पता लगाती है तो उसे अपने पिता से ये पता चलता है कि अभिमन्यु ने सारा पैसा उसकी जेठानी के ऊपर उड़ा दिया, जिसके चलते उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये जानने के बाद वह अपना सामान पैक करके घर छोड़ने का फैसला लेती है। अगले दिन सुबह। अरे कियारा, ये सामान किस लिए और तुम कहाँ जा रही हो? मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ वक्त के लिए अपने सास ससुर को अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी आप मेरी जेठानी के साथ बहुत खुश हो, तो मेरे जाने ना जाने का क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ जाओ। वैसे भी अभिमन्यु तुम्हारी जैसी काली पत्नी नहीं बल्कि मेरे जैसी खूबसूरत पत्नी डिजर्व करता है। शीतल के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही उसके सास ससुर की नजरों में शीतल बहुत बुरी तरह गिर जाती है, जिसके बाद आमोद और सुजाता कियारा के साथ जाने का फैसला करते हैं। कियारा अपने साथ उन दोनों को ले जाती है। कियारा के जाने के बाद शीतल को गरीबी में रहना पड़ता है, जिसके चलते वो बहुत ऊब जाती है और अभिमन्यु को छोड़कर चली जाती है, जिसके चलते अभिमन्यु को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और वह अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कियारा के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो कियारा, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा लॉस उठाया और तुम्हें ठुकराया। आज वही मेरे पीछे लात मार कर चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कियारा अपने पति को माफ कर देती है, जिसके बाद वह अपने पति और अपने सास ससुर के साथ एक नई शुरुआत करती है। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।